नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस तैयारी चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम करंट अफेयर्स 11 अक्टूबर की और 12 अक्टूबर की एक साथ देखेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट करंट अफेयर को कि भारत ने इजराइल में फंसे भारतीयों को घर लौटने में मदद करने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है। ऑपरेशन अजय प्रारंभ किया है इन्होंने, भारत सरकार ने। अब ये ऑपरेशन में साथ साथ एक हेल्पलाइन नंबर भी इनके द्वारा जारी किए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर। और साथ में ये ऑपरेशन जो है ये इज़राइल के लिए, यानी आज जो है ये भेजा जाएगा इज़राइल और तेल अवीव में उतरेगा। जो है बेसिकली ये है कि भारतीय जो फंसे हुए हैं वहाँ पर उनको निकालने के लिए है। तो जैसा कि हम लोग को पता है पिछले 2-3 दिनों से कि हमास जो एक्टिव है गाज़ा पट्टी में, फ़िलिस्तीन का एक आतंकवादी संगठन है फ़िलिस्तीन में, और ये आतंकवादी संगठन इज़राइल पर बम बारूद का हमला हुआ और इज़राइल के कई लोग जो हैं वो इसमें मृत हुए और साथ में बच्चे भी मारे गए। तो टोटल जब इस तरह की घटना हुई तो इज़राइल ने इसको युद्ध की घोषणा कर दी इसके बाद। और इसी क्रम में तनाव पैदा जो हुआ है उसमें इजरायली जो शहर हैं उन पर सिलसिलेवार तरीके से हमले हो रहे हैं। और इसको लेकर के टोटल जो 18,000 लोग हैं इज़राइल में इंडियन, और ये 18,000 लोगों को निकालने का वहाँ से प्लान बनाया गया है। फ़्लाइट जो है यहाँ से गई है वो तेल अवीव एयरपोर्ट पर उतरेगी और इस ऑपरेशन को अजय ऑपरेशन का नाम दिया गया है। एक्चुअली जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने घोषणा की है कि हमारे नागरिकों की इजराइल से वापसी की सुविधा के लिए या जो लोग वापस आना चाहते हैं उनके लिए ऑपरेशन अजय प्रारंभ किया गया है। इसमें जो पहला जत्था आज 12 अक्टूबर को भेजा गया है और पहली खेप ट्रिप है जिसके द्वारा भारतीयों को निकाला जाएगा वहाँ से। तो उसमें जो पंजीकृत नागरिक हैं भारतीय उनको ईमेल कर दिया गया है और अन्य पंजीकृत लोगों को संदेश अगली उड़ानों के लिए भेजे जाएंगे। तो इसमें जो टोल फ्री नंबर है वो मैं लिख देता हूँ कि हेल्पलाइन नंबर इसमें जारी किया गया है 1800-118797। ये टोल फ्री नंबर है जिसके माध्यम से पता लगाया जा सकता है कि यहाँ पर भारत में जिनके रिलेटिव्स वहाँ पर इज़राइल में हैं उनकी स्थिति कैसी है और अभी वो बचना चाहते हैं वहाँ से। तो टोटल जो है इज़राइल में 18,000 नागरिक हैं भारतीय, उनमें से 1,000 लोग बच्चे भी शामिल हैं। 1,000 वहाँ पर छात्र हैं जो पढ़ने गए हैं, छात्र छात्राएं। जैसा कि हम लोग को पता है कि मैंने बताया कि इज़राइल में टोटल जो है 2150 लोग मारे गए हैं जो बमबारी हुई है। फ़िलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास के द्वारा। इजरायली अधिकारियों का ये भी कहना है कि इसमें 155 सैनिक भी मारे गए हैं और साथ साथ 1200 से अधिक लोग मारे गए हैं। फ़िलिस्तीनी पक्ष ने गाज़ा में मरने वालों की संख्या 950 बताई है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये आज ही जारी हुआ है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है तो इसको थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। टोटल 125 देशों को इसमें लिया गया है और जिसमें भारत की रैंकिंग इस बार 111 है। पिछले साल के मुकाबले पिछले साल के मुकाबले कोई खास रैंकिंग नहीं है। और इसके साथ साथ जैसा कि चाइल्ड वेस्टिंग में इसकी रैंक जो है वो सबसे अधिक बढ़ी है, 18.7% चाइल्ड वेस्टिंग बढ़ी है।
चाइल्ड वेस्टिंग बेसिकली क्या है कि जैसे चाइल्ड वेस्टिंग की श्रेणी में वो बच्चे आते हैं जिनका वजन पर्याप्त रूप से बढ़ नहीं पाता है, या अपर्याप्त भोजन मिलना अथवा डायरिया और श्वास जैसी बीमारियों के कारण उनका वजन कम हो जाता है। उस चीज़ को चाइल्ड वेस्टिंग कहते हैं। इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पिछले साल इंडिया की रैंकिंग 107 थी और इस साल और भी घट के 111 हो गई है। भारत के आसपास के जो देश हैं, भारत से लगी हुई जिनकी सीमाएं हैं, उनकी रैंकिंग भी इंडिया से अच्छी बताई जा रही है। तो पाकिस्तान की रैंकिंग इसमें 102 है, बांग्लादेश की रैंकिंग 81 है, नेपाल की 69 है, 69 है, और श्रीलंका की रैंकिंग जो है वो इसमें 60 है। ओवरऑल अगर आप नज़र डालें आसपास के देशों में तो 111 रैंकिंग इंडिया की आई है। ये एक्चुअली ये हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, ये इसके माध्यम से पता चलता है कि भारत में कितना कुपोषण के शिकार हैं बच्चे और जो बुज़ुर्ग हैं, और साथ में जो भारत की जनसंख्या है टोटल। दक्षिण एशिया और अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में अगर हम देखें तो ये दुनिया के वो इलाके हैं जहां भुखमरी की दर उच्च है, और यहाँ पर GHI जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो 27 है। उसके बाद भारत में चाइल्ड वेस्टिंग की दर 18.7 है, मतलब जो बैलेंस डाइट या फिर न्यूट्रिशन उनको मिलना चाहिए बच्चों को वो नहीं मिल रहा है, और कुपोषण के शिकार हुए हैं बच्चे, जो कि सबसे अधिक दर है भारत में। सूचकांक के मुताबिक भारत में कुपोषण की दर जो है वो बढ़कर 16.6% हो गई है। ये कुपोषण की दर है, माल न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं। इसी क्रम में 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी मृत्यु दर 3.1 बताई गई है। भारत में 15 से 24 साल की जो महिलाएं हैं उनमें अनीमिया पाया जाता है, और अनीमिया एक्चुअली क्या है कि खून की कमी इसको बोला जाता है, और 15 से 24 साल की जो महिलाएं हैं उनका एनीमिया दर जो है वो बढ़ गया है, 58.1% हो गया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। IFSC गिफ्ट सिटी में बैंक खाते खोलने वाले गैर निवासियों और विदेशी कंपनियों को किसकी छूट प्रदान की गई है? IFSC ये जो संस्था है ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिक्योरिटी सेंटर है, और ये गिफ्ट सिटी से संबंधित है कि इसमें GIFT गिफ्ट सिटी जो है ये गुजरात से रिलेटेड है। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है, इसको गिफ्ट सिटी बोला जाता है। IFSC गिफ्ट सिटी में बैंक खाता खोल सकती हैं विदेशी कंपनियां। इसके लिए पैन कार्ड अनिवार्यता थी, वो ख़त्म कर दी गई है। तो जैसे पैन कार्ड जिनके पास नहीं होता है तो वो फॉर्म 60 भरते हैं, तो फॉर्म 60 इनको भरना अनिवार्य हो गया है। लेकिन पैन कार्ड जिनके पास नहीं है, या फिर होंगे भी तो भी पैन कार्ड को मैंडेटरी नहीं किया गया है। और इसके साथ साथ ये जो आयकर के नियम हैं उनमें संशोधन किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति ने कितनी धनराशि आवंटित की गई है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में 285 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है, और इसके लिए 7 परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं, मंजूरी मिली है उसकी। और समिति के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल जो हैं, DG हैं, वो G अशोक कुमार हैं। G अशोक कुमार, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो कार्यकारी समिति की बैठक हुई है ये 51st बैठक थी, तो ये 91वीं बैठक में सीवेज
का मैनेजमेंट से रिलेटेड 3 परियोजनाओं को, जिसमें 2 परियोजना जो हैं वो वेस्ट बंगाल में हैं, खोली जाएंगी, और एक जो है वो उत्तराखंड के लिए मंजूरी दी गई है। ये स्वच्छ गंगा मिशन जो है, इसके तहत सेना की कंपनी एक टुकड़ी बनाई गई है, GTF। तो वो प्रादेशिक सेना है जो इसके लिए काम करती है, और इसके लिए काम करने के लिए या सहायता देने के लिए गंगा नदी को पुनर्जीवन या में सहायता जारी रखने के लिए समग्र पारिस्थितिक कार्यबल के विस्तार के लिए ये मंजूरी दी गई है। और ये कार्यबल का क्या नाम है? इस कार्यबल का नाम है GTF। इसके साथ साथ गोमती नदी जो सहायक है गंगा नदी की, जैसा कि हम लोग जानते हैं, गोमती नदी के कायाकल्प के लिए भी मंजूरी दी गई है। और परियोजना की कुल लागत जो है वो अगर देखा जाए तो 34 करोड़, गोमती का भी मिला दिया जाए तो 34 करोड़ 86 लाख हो जाती है। लेकिन इस पूरे जो मिशन है केवल गंगा को लेकर के, राष्ट्रीय गंगा स्वच्छ मिशन, इस मिशन के लिए जो धनराशि आवंटित की गई है 285 करोड़ रुपए ही आवंटित की है। अब इसमें क्या है कि वनीकरण, जैव विविधता का संरक्षण है ना, और उसके लिए जैसे संवेदनशील नदी क्षेत्र हैं उनमें गश्त, नाव और पैदल नदी तटों में गश्त, घाटों की गश्त और नदी प्रदूषण की निगरानी जैसी गतिविधियां राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। किस भारतीय संस्थान ने तंजानिया के राष्ट्रपति को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की? JNU ने तंजानिया के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर सामिया सुलूहु हसन, इनको PhD उपाधि दी गई है, और ये उपाधि जो है JNU के द्वारा प्रदान की गई है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली के द्वारा। और इस समय जो है भारत और तंजानिया के बीच जो संबंध हैं उनको बढ़ाने के लिए यहाँ पर भारत में डॉक्टर सामिया सुलूहु हसन का आगमन हुआ था, और इसी क्रम में इनको ये उपाधि भी दे गई है। इस अवसर पर हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर S जयशंकर, उन्होंने कहा है कि डॉक्टर सामिया सुलूहु हसन को PhD की मानद उपाधि JNU द्वारा देना ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और तंजानिया के नागरिकों को भारत के शैक्षणिक संस्थानों में भी प्रशिक्षित किया जाएगा। तो जितने भी इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में या यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें तंजानिया के जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए इंडिया में आ सकते हैं। ये बेसिकली जो मैं बताता हूँ कि विदेश नीति में दक्षिण दक्षिण सहयोग का हिस्सा है, और दोनों देशों के बीच जो आर्थिक संबंध है उनको भी मजबूत बनाना है, और जो वैश्विक व्यवधान है और चुनौतियों के बावजूद जो द्विपक्षीय व्यापार है उसमें वृद्धि करनी है, और रिसेंटली ये वृद्धि हो भी रही है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। केंद्र ने सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में 118 करोड़ 50 लाख रुपए लागत की 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? सेतु बंधन योजना, इसका संबंध जो है ये अरुणाचल प्रदेश से है। अरुणाचल प्रदेश में ये परियोजना सेतु है, तो इसका मतलब है कि पुल से संबंधित है। तो पुल बनेंगे 7 पुल, और इन 7 पुलों के लिए धनराशि 118 करोड़ 50 लाख रुपए आवंटित की गई है, और इन पुलों का निर्माण इसी योजना के तहत किया जाएगा, जिसमें 2023-24 में ये राशि प्रदान की गई है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हाल ही में किस देश में भारत की समृद्ध परंपरा को प्रदर्शित करने वाले पारंपरिक कठपुतली और राजस्थानी नृत्य का आयोजन किया गया? तो कठपुतली ये भी राजस्थान से संबंधित है और नृत्य, और दूसरा जो है करबेलिया, ये भी राजस्थान से ही संबंधित। तो ये करबेलिया नृत्य और कठपुतली जो राजस्थान की संस्कृति में है,
बांग्लादेश में ढाका में इसकी प्रदर्शनी लगाई गई थी और पारंपरिक कठपुतली और राजस्थानी नृत्य में इसमें बांग्लादेश की राजधानी ढाका में छायानट ऑडिटोरियम में आयोजन किया गया था। छायानट ऑडिटोरियम में। इसमें बांग्लादेश के जो उच्चायुक्त हैं उन्होंने इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के सहयोग से ये आयोजित किया गया था। इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा यह आयोजित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 5 करोड़ 39 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? ये जुर्माना पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगाया गया है और बेसिकली इस जुर्माने के पीछे आधार जो है वो केवाईसी को लेकर के है। केवाईसी और अन्य नियमों का उल्लंघन किया है, ऐसा आरबीआई का मानना है, जिसके लिए इनको 5 करोड़ 39 लाख रुपए का जुर्माना आरबीआई द्वारा लगाया गया है। इन्होंने पहला तो है कि लाइसेंस संबंधी जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन नहीं किया लाइसेंस को लेकर। दूसरा जो है असामान्य साइबर सुरक्षा, यानी जो साइबर सुरक्षा कहने का मतलब ये है कि किसी भी जो अभी यूपीआई के माध्यम से अगर बैंक में कुछ ट्रांसफ़र करते हैं, हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, उसमें इन्होंने साइबर सुरक्षा घटनाओं की जानकारी भी इनको नहीं दी है। ठीक है, उससे रिलेटेड भी दिशा निर्देश नहीं माने हैं। और साथ साथ मैं जैसे बता रहा था कि यूपीआई में भी यूपीआई से रिलेटेड जो सुरक्षा देनी चाहिए, मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन जो यूपीआई का है ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो इस मोबाइल ऐप की भी प्रावधानों का उल्लंघन किया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हाल ही में किस आयोग ने 30वां स्थापना दिवस मनाया है? देखिए, अभी जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 30वां स्थापना दिवस आज मनाया है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो रिटायर्ड जस्टिस हुआ करते हैं हमेशा सुप्रीम कोर्ट के। 30वां स्थापना दिवस का आयोजन इन्होंने किया। इसके मुख्य अतिथि वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, श्री रामनाथ कोविंद। और एनएचआरसी के अध्यक्ष जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, एनएचआरसी, इसके अध्यक्ष जो है, चेयरमैन जो है वो न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा हैं इस समय। उसके साथ साथ जो महासचिव हैं श्री भरत लाल, उनके द्वारा उनकी उपस्थिति में ये स्थापना दिवस मनाया गया। टोटल जो 30 वर्षों की इनकी जो जर्नी है, इसकी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की 30वां राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस जो स्थापना दिवस मनाया गया है, तो उसमें 30 ईयर्स की जर्नी में 22 लाख से अधिक मामले निपटाए गए हैं और साथ साथ पीड़ितों को 230 करोड़ रुपए की सहायता भी दी गई है। इसके साथ साथ आयोग ने कई घटनाएं, जैसे असंख्य बेल हैं या बहुत से बेल और कानूनों, सम्मेलनों और अनुसंधानों
से रिलेटेड जितनी भी परियोजनाएं हैं उनकी भी समीक्षा की है। और इसके साथ साथ मासिक समाचार पत्र जो निकलते हैं वो उनसे 100 से अधिक जो प्रकाशन हैं या हजारों मीडिया रिपोर्ट्स हैं, तो इन सभी को जो है ये मानवाधिकार आयोग देखता है। और इसका बेसिकली मानवाधिकार आयोग का कार्य है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका कैसे हम पोषण एवं संवर्धन कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण की दिशा में भी आयोग के काम हुए हैं। और इसमें टोटल जो है 28 परामर्शियाँ जारी की गई हैं आयोग द्वारा, जैसे भोजन का अधिकार है, स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार है ना, और श्रमिकों के अधिकार भी हैं, मृतकों की गरिमा को कायम रखना है, ट्रक ड्राइवरों के कुछ अधिकार हैं, पर्यावरण से रिलेटेड, प्रदूषण से रिलेटेड हैं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार हैं, उसके साथ साथ कैदियों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है जेलों में, तो उसको रिलेटेड आत्महत्या के प्रयास कोई करता है तो उससे रिलेटेड परामर्श, और नेत्र संबंधी आघात को रोकने के लिए। तो ये तमाम जो फील्ड्स हैं ये सभी का इसके मानवाधिकार आयोग इन पर एक्शन लेता है, इनसे रिलेटेड मुद्दों पर। और पिछले एक वर्ष जो 1 अक्टूबर 2022 है तब से लेकर के सितंबर 2023, 30 सितंबर 2023 तक, ये 1 साल का टेन्योर है, इसमें 89,000 मामलों का निपटान किया गया है। हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य की मतदान तारीख को बदला है? राजस्थान की मतदान तारीख को बदला है चुनाव आयोग ने। उसका कारण क्या है कि शादियां बताई जा रही हैं कि ऐसा इसमें इस समय से ऐसा दिन पड़ रहा है जिस दिन बहुत सी शादियां हैं। और तो 23 नवंबर को राजस्थान में चुनाव होने थे जो अब 25 नवंबर को शिफ्ट कर दिए गए हैं। कारण शादियां बताई गई हैं, और शादियां के साथ में जो ये देव उठनी, वहाँ की परंपरा है देव उठनी एकादशी, तो त्यौहार टाइप का मनाया जाता है और उसको लोग शुभ मानते हैं। और इसी दिन जो है ये 23 नवंबर पड़ रहा है, देव उठनी एकादशी को। 50,000 से ज़्यादा शादियां लगी हुई हैं उसी सेम डे, ठीक है, राजस्थान में। और ऐसे में लोग जो है वोट डालने, हो सकता है कम लोग आए, वोट परसेंटेज जो है वो कम हो जाए, इसलिए चुनाव आयोग ने इसको मद्देनज़र रखते हुए 23 नवंबर से इसकी तारीख जो है ये 25 नवंबर फिक्स कर दी है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आते हैं। केंद्र सरकार द्वारा देश के युवा नेतृत्व विकास के लिए या युवाओं को समान पहुंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय की स्थापना की गई है या करेगी सरकार। तो ये स्वायत्त निकाय कौन सा स्वायत्त निकाय होगा? तो ये है मेरा युवा भारत। तो इसमें जो मेरा युवा भारत कार्यक्रम है, तो 40 करोड़ अभी युवाओं की आबादी है भारत में, और इन 40 करोड़ युवाओं को लुभाने के लिए, जैसा कि साधने के लिए ये पहल शुरू की गई है। MY भारत, ये मेरा युवा भारत नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना की गई है। जो युवा है इसमें 15 साल से लेकर के 29 साल तक के युवा शामिल किए जाएंगे। और ये जो एक्चुअली में MY भारत पोर्टल का भी यहाँ पे एक पोर्टल बनेगा, और ये पोर्टल जो है ये लॉन्च किया जाएगा 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को ये पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, और 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती होती है, तो उस दिन ये पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। ONGC विदेश किस देश में तेल और गैस के अन्वेषण करेगी? ONGC विदेश ये श्रीलंका में
तेल और गैस की खोज के अवसरों का मतलब के लिए उत्सुक है, और श्रीलंका में ये बताया जा रहा है कि तेल और गैस के भंडार मिलने की वहाँ पर ज़्यादा ही प्रोबेबिलिटी है, और इसमें पेट्रोलियम उद्योग के विकास को लेकर के बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स बताए जा रहे हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री को लेकर के। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि OVL जो यूनिट है ONGC की, ONGC विदेश लिमिटेड, तो जितना भी ONGC का जो कार्य है पेट्रोलियम को लेकर के, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जैसे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इसका नाम है, तो इसकी जो विदेश की यूनिट है वो बाहर, भारत के बाहर काम करती है। और तेल और गैस की जितनी भी उपस्थिति श्रीलंका में होगी तो उसके लिए ONGC समूह जो है वहाँ पर मदद करेगा श्रीलंका। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। किस राज्य ने 1 नवंबर से भारी वाहनों, बसों और ट्रकों दोनों में आगे की सीटों पर चालक और सहयात्री, यानी ये जो ड्राइवर है और उसके ड्राइवर के बगल में जो बैठता है उसके लिए सीट बेल्ट अनिवार्य कर दी है? तो एक्चुअली में जो इससे रिलेटेड मंत्री हैं, तो AI कैमरों की मदद से ये देखा जाएगा, तो केरल में ये सड़क यातायात में उल्लंघन में और अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी। तो एक तरह से ये अभी रिसेंटली AI ट्रैफिक में यूज़ हुआ था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो जिसके कारण जो है बहुत ज़्यादा लोगों को देखा गया कि वो 4 महीने पहले AI ट्रैफिक में इंट्रोड्यूस किया गया था केरल में, और उसमें जैसे दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को लेकर के या यातायात अपराधों को लेकर के जो एक ग्राफ बना उसको, तो उससे जो है ये अब ये सीटों पर चालक और सहयात्री के लिए जो सीट बेल्ट है वो लगाना अनिवार्य होगा। तो उससे जो रिपोर्ट हमको AI से मिली केरल सरकार को, तो उसके लिए उन्होंने 1 नवंबर से इसको भारी वाहनों, बसों और ट्रकों के लिए मैंडेटरी कर दिया है। और टोटल जो एक दिन में जो AI का सक्षम कैमरा जो नेटवर्क है वो औसतन जो है 4.5 लाख यातायात उल्लंघन का पता चला, यातायात नियमों का उल्लंघन हुए। और पिछले महीने में वाहन यातायात पंजीकृत वाहन की संख्या में भी वृद्धि हुई और साथ में उल्लंघन में दैनिक औसत भी घटा है। ये 450 लाख यातायात उल्लंघन हुए, उसको AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरा यूज़ किया गया था। उसके बाद जो पता लगा कि जितने भी यातायात से के नियम हैं उनका उल्लंघन करने की वजह से ट्रकों, बसों और भारी वाहनों पर की आगे की सीटों पर जो ड्राइवर है और उसके साथ में सहयात्री है उसको सीट बेल्ट बांधना अनिवार्य कर दिया गया है 1 नवंबर से केरल में। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। केंद्र सरकार ने किसके पहचान और प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल लॉन्च किया है? तो एक्चुअली में ये बच्चों के कुपोषण को लेकर के है। बच्चों में कुपोषण बढ़ रहा है और इसके लिए प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया है, और ये इसका प्रोटोकॉल का नाम है प्रोटोकॉल फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मॉल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रेन। ठीक है,
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और आयुष मंत्रालय ने ये जारी किया है। और स्मृति ईरानी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वो इस मंत्रालय को देखती हैं, केंद्र सरकार की मंत्री हैं। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है जो ये तीव्र रूप से कुपोषण बढ़ रहा है बच्चों में, जिसके कारण बच्चों को जो उनकी मिनिमम नीड है कुपोषण की, जो जितना न्यूट्रिशन उनको मिलना चाहिए उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। 7.7% जो हैं बच्चे ऐसे काउंट किए गए हैं। और इन बच्चों में जो ये सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन से इन पीड़ित हैं। बहुत सीवियर का मतलब है एक तरह से सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। तो जो इसमें जो कुपोषण है वो सीवियर है माल न्यूट्रिशन। ठीक है। अब जैसे केंद्र सरकार है तो इस प्रोटोकॉल के विकास के साथ साथ पोषण पारिस्थितिक नियंत्रण तंत्र, पोषण पारिस्थितिक तंत्र यानी एक तरह से इकोसिस्टम ऐसा डेवलप किया जाएगा जिससे बच्चों की ये जो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन है, गंभीर रूप से जिनको कुपोषण के शिकार हैं बच्चे, उनको पहले लाभ दिया जाएगा इसका। उनको उनका भूख परीक्षण किया जाएगा और उसके बाद में जो बच्चों की जांच और ऊंचाई को लेके जो वज़न है और उम्र के माप के हिसाब से वज़न का होना जो होता है, बॉडी मास इंडेक्स है ना, BMI, तो उसके लिए अगर जो बच्चे इसमें पास नहीं हो पाते हैं इस टेस्ट में, है ना, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के, तो भूख परीक्षण में असफल होने पर इनको एक न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा जाएगा और चिकित्सा केंद्र भी उससे जुड़े रहेंगे। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और ANM द्वारा साप्ताहिक आधार पर प्रत्येक जो SAM का मतलब है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन से पीड़ित है बच्चा, उसका तुरंत उस बच्चे का दौरा किया जाएगा कि वो बच्चा कहाँ पर है और वो उसको कैसे उसके स्वास्थ्य को अच्छा बनाया जा सकता है, कैसे उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराए जा सकते हैं। तो एक तरह से ये इस प्रोटोकॉल में एक बड़ी मदर्स की एक प्रणाली स्थापित की गई है। और इससे पहले ये जो बच्चों में कुपोषण को लेकर के ये जो प्रोटोकॉल था इसका ट्रायल भी हो चुका है, ये असम में सक्सेस रहा है। तो इसको लेकर के अब ये ओवरऑल पूरे देश में ये जारी किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि हाल ही में किस देश के साथ रक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता किया गया है। तो रक्षा के क्षेत्र में सबसे पहली बात है जो वो है कि सिक्योरिटी को लेकर के, ठीक है। दूसरी बात जो है वो साइबर क्राइम है, उसको कैसे कम किया जाए, ठीक है। इन सब चीज़ों में ये साइबर क्राइम इस समय बहुत बढ़ रहा है। और साथ साथ जो है तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है कि किस तरीके से एक दूसरे देश के बीच में जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या कंडक्ट किए जाते हैं, या कोई जिसको हम लोग बोलते हैं कि अभ्यास, समुद्री अभ्यास हो गए, या सूचना साझा करना है, ठीक है, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर के है, R&D को लेकर के। और पांचवा जैसे मान लीजिए समुद्री सुरक्षा, मैंने बताया है ना, समुद्री सुरक्षा, समुद्री लुटेरों द्वारा जो है माल लूटा जाता है जब एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट होता है, दूसरी चीज़ है। और इसके साथ साथ जो है इंडियन स्टार्टअप वो भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। अब ये किस देश के साथ ऐसा समझौता हुआ है, तो ये इटली के साथ समझौता हुआ है। और इटली के जो
रक्षा मंत्री हैं गुइडो क्रोसेटा। तो गुइडो क्रोसेटा से हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की यात्रा अभी रिसेंटली इटली और फ्रांस में हुई। तो उसमें इटली में इस तरह का एक समझौता जो है वो किया गया है। और इसमें शामिल क्या क्या है, तो इसका उद्देश्य जो है, जैसे सुरक्षा और रक्षा नीति वाला बताया मैंने, अनुसंधान और विकास R&D बताया है ना, और उसमें शिक्षा भी शामिल है कि किस तरीके से जो है इसको एक तरह से इसमें एजुकेशन भी शामिल है कि इक्विपमेंट्स को लेकर के प्रैक्टिस भी शामिल है कि जो इक्विपमेंट्स हैं जो फोर्स से रिलेटेड हैं उनको किस तरीके से यूज़ करना है। उसके साथ साथ जो है किस तरीके से द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा में देना है, और सह विकास, सह उत्पादन और संयुक्त उद्यमों की स्थापना भी करनी है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के 24 जो इटालियन कंपनीज़ हैं उसके CEO के साथ उनकी बैठक भी हुई है। और इसमें जो मेजर कंपनीज़ हैं उसमें लियोनार्डो है, फिनकेंटियरी है, या इलेक्ट्रॉनिका है, या बेरेटा है, या AIAD है, या पास्क्वाली है। तो दीज आर द कंपनीज ऑफ द इटली रिलेटेड टू द फोर्स इक्विपमेंट्स, है ना। तो इटली के साथ ये समझौता किया गया है, ठीक है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विजिट ऑफ डिफेंस मिनिस्टर इन इटली एक चीज़ और हुई है कि एक इटली में पेरूगिया प्रांत है। ये पेरूगिया प्रांत में मोंटाना का दौरा किया गया हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा। और द्वितीय विश्व युद्ध में जो इटालियन अभियान चला था उसमें यशवंत घाटगे, नाम याद रखिएगा, यशवंत घाटगे, तो घाटगे और भारतीय सैनिकों के लिए एक स्मारक वहाँ पर बनाई गई है। स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि दी यहाँ के रक्षा मंत्री ने, श्री राजनाथ सिंह जी ने। और भारतीय सेना के वहाँ पे 50,000 जो सैनिक थे उनमें से 50,000 सैनिकों में से 5700 ने अपनी जान गंवाई थी। तो उन 5700 सैनिकों को एक तरह से श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ उपस्थित हुए थे भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह। और इसमें वहाँ पर मोंटाना में यशवंत घाटगे स्मारक, यशवंत घाटगे जो डिफेंस पर्सन थे, भारतीय सेना के जवान थे, नायक इनको बोला गया था वहाँ पे इटालियन अभियान में, इनकी स्मारक पर भी जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य के काजू को GI टैग मिला है? ये गोवा के काजू हैं जिनको GI टैग मिला है ना। GI का मतलब होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। कहने का मतलब है ऐसी जोग्राफिकल परिस्थितियां, ऐसी जलवायु जो पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट के लिए ही जानी जाती है। तो जैसे वहाँ का जो गोवा का काजू है बहुत ही प्रसिद्ध है और उसका एक्सपोर्ट भी किया जाता है इंडिया से अन्य कंट्रीज़ में। तो इसको GI टैग प्रदान किया गया है। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। उन्होंने बताया कि यहाँ पे काजू उद्योग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। GI टैग एक्चुअली क्या है कि कोई भौगोलिक क्षेत्र है तो उस क्षेत्र में जो कोई उत्पन्न होने वाले जो उत्पाद हैं उनको दिया जाता है। और वो जो उत्पाद होते हैं वो अद्वितीय, मतलब एक स्पेशलिटी होती है उनमें, और ये कह सकते हैं कि वो विशेषताएं होती हैं और उन गुणों को दर्शाते हैं जो अन्य जगहों में वही चीज़ अगर प्रोडक्शन होती है तो उस तरह की नहीं होती है। जैसे वहाँ पे गोवा का काजू जो है वो उसकी जो
टेस्ट है या उसका जो इंडिविजुअलिटी है वो एक अलग पहचान देती है, इसीलिए उसको जीआई टैग दिया गया है। और अब ये एक्चुअली में ये इसको जीआई टैग जो मिला है काजू के लिए, गोवा काजू को, तो कोंकणी में इसको काजू ही बोला जाता है और ये विज्ञान प्रौद्योगिकी और अवशिष्ट प्रबंधन विभाग के दायरा के साथ दायर किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक से ऋणदाता के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन पर ग्राहकों की आगे की भागीदारी को निलंबित करने के लिए कहा है? देखिए, इसमें भी जो है मोबाइल एप्लीकेशन पर ही जो है ऋणदाता के जो ग्राहकों के जो भी डाटा थे उनको स्टोर किया गया। तो इसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा से जो है ये बॉब वर्ड इनका एप्लीकेशन था, तो ये एप्लीकेशन को इन्होंने एक तरह से निलंबित कर दिया है और कैंसिल कर दिया है। और साथ में ये आरबीआई की धारा जो है 1949 की धारा 35A के तहत ये किया गया है। 1949 एक्ट जो है आरबीआई का, उसके 35A जो धारा है उसकी बैंक ऑफ बड़ौदा को मोबाइल एप्लीकेशन पर ग्राहकों का किसी भी जुड़ाव से तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश दिया गया है। हुरून संस्था द्वारा जारी सूची में कौन सबसे अमीर भारतीय बन गए हैं? तो अभी हुरून जो इंडियन वन वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट है 360 वन वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट, इसके तहत जो है रिच लिस्ट, इसके तहत अभी तक हम लोगों ने जाना था कि अडानी जी जो हैं वो फर्स्ट पोजीशन पे थे। तो सबसे पहले नंबर पे इस समय मुकेश अंबानी जी हो गए हैं, ठीक है। और मुकेश अंबानी को केवल जो है थोड़ा सा ही इंक्रीज हुई है, 2% संपत्ति में जो है 2% इनकी संपत्ति बढ़ी है। तो 8.08 लाख करोड़ रुपए इनकी संपत्ति दर्शाई गई है। दूसरे पोजीशन पे अडानी है, गौतम अडानी। तीसरे नंबर पे हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एमडी और चेयरमैन साइरस पूनावाला, ये थर्ड पोजीशन पे है, ठीक है, सीरम के। चौथे नंबर पे शिव नडार थे, है ना, चौथे नंबर पर शिव नडार एचसीएल के हैं। और इसमें एक्चुअली में गौतम अडानी सेकंड पोजीशन पे आने का इनका मूल कारण जो था कि भी रिसेंटली जो हिंडनबर्ग रिसर्च में अडानी समूह पे एक जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाया था, शेयर बाज़ार में हेरफेर की गई अडानी समूह की कंपनी द्वारा, जिसको लेकर के शेयर जो थे इनके गिर गए। तो 138 शहर इसमें शामिल किए गए और 1319 व्यक्ति 2023 की सूची में शामिल हैं। और ये जो रिपोर्ट है वो 30 अगस्त को की जो है, इसको बेस तरह से 30 अगस्त जो है ये 30 अगस्त ये बेस डेट ली गई है कि इस डेट तक 30 अगस्त 2023 इस डेट तक भारतीय जो उद्योगपति हैं उनकी कितनी संपत्ति है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान को कितना प्रतिशत कर दिया है? तो इसमें ओवरऑल जो आईएमएफ है, आईएमएफ ने जीडीपी ग्रोथ जो है ये 0.2% बढ़ाई है और 0.2% बढ़ाकर इसको 6.3% कर दिया है, ठीक है। लेकिन वैश्विक जो विकास दर है वो उसमें गिरावट आई है। उसमें जो है ये 3% उसको कर दिया है। आईएमएफ का ये जो डाटा है ये जुलाई
2023 का डाटा है। तो उस समय जो था कि जीडीपी की अनुमान जो लगाया था वो 6.1 लगाया था उस डाटा के हिसाब से, लेकिन अभी जो न्यू रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 6.3% जो है ये 0.2% इजाफा कर दी गई है। उसी तरह से आरबीआई जो है, आरबीआई ने इंडिया की जो ग्रोथ रेट बताई है जीडीपी में वृद्धि 6.5 बताई है। आईएमएफ ने मैंने बता ही दिया 6.3 हो गई। और उसके बाद में जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक उसमें 6.3 उन्होंने भी बताया है ग्रोथ रेट जीडीपी की इंडिया की। श्रीलंका ने ऋण पुनर्गठन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो बड़ी बात है ये कि श्रीलंका ने जो है ऋण पुनर्गठन के लिए चाइना के साथ समझौता किया है। अभी श्रीलंका की इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है और श्रीलंका जो है बहुत इकोनॉमिक रूप से एक तरह से श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस का माहौल है। और उस तरीके से उसको जो एक तरह से क्षतिपूर्ति के लिए जो समझौता किया गया चाइना के साथ, वो ऋण पुनर्गठन को लेकर किया गया। 46 अरब डॉलर यूएसडी का कर्ज चुकाने से संबंधित मामला है ये कि 46 अरब डॉलर का जो कर्ज है वो श्रीलंका पर हो गया है। और भोजन और ईंधन इसकी कमी के कारण, इसमें कमी आई है, उसके कारण 22 मिलियन लोग जो हैं उनका जीवन दूभर हो गया। एक तरह से 22 मिलियन जो श्रीलंकन्स हैं, श्रीलंका का पॉपुलेशन है, वो इससे प्रभावित हुई है। ये बहुत बड़ा जो है ये इकोनॉमिक क्राइसिस रहा है और उसके लिए चाइना के साथ ये समझौता किया गया है एक तरह से ऋण पुनर्गठन के लिए। और ये चाइना से लोन लेना है श्रीलंका को, ताकि वहाँ पर जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुई है उसकी भरपाई हो सके। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। और पहली बार जो ये है दिवस मनाया गया था वो 2012 में मनाया गया था। और बेसिकली इसमें बालिकाओं का जो है पोषण एवं संवर्धन, उनके स्वास्थ्य को लेकर के, पहली चीज़ तो है शिक्षा, बालिकाओं की शिक्षा को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के, है ना। तीसरा जो है उनसे रिलेटेड कोई कानून है उसको लेकर के, उनकी सुरक्षा को लेकर के, ठीक है। इन सभी चीज़ों को लेकर के ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है कि किस तरीके से उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून, सुरक्षा और जो उनकी जो दिक्कतें हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए, मतलब उनका सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक विकास कैसे किया जाए बालिकाओं का। उसके लिए ये हर साल जो है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। और इस बार की जो थीम है इसकी वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इन्वेस्ट इन गर्ल्स, गर्ल्स राइट्स ओवर लीडरशिप ओवर वेलबींग, लीडरशिप ओवर वेलबींग, ये इस बार की थीम है। इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसरो का जो दूसरा एयरपोर्ट है वो छोटे उपग्रह जो है उनके लिए ये किया जाएगा कि छोटे उपग्रह भेजने के लिए, तो ये SSLV जैसे होते हैं तो, है ना, उनके
स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उनके लिए ये थूथुकुडी जिले में, तमिलनाडु में, थूथुकुडी जिला, थूथुकुडी जिला बोल सकते हैं, कुटी नहीं, थूथुकुडी जिला, उसमें कुछ कुलशेखरपट्टिनम है, कुलशेखरपट्टिनम, यहाँ पर ये दूसरा स्पेस सेंटर खोला जाएगा इसरो के द्वारा। पहला जो है हम लोग जानते हैं कि श्रीहरिकोटा में है, और दूसरा जो है यहाँ पर खोला जाएगा। तो यह जो यहाँ पर जब स्पेस सेंटर बनेगा तो वो छोटे उपग्रहों के लिए बनेगा। एक तरह से थूथुकुडी जिले में एक पूर्ण प्रक्षेपण केंद्र विकसित किया जाएगा जो SSLV लॉन्च के लिए समर्पित होगा, और इसके लिए जो है टोटल 2000 एकड़ भूमि में ये बनेगा। 2000 एकड़ भूमि में ये बनाया जाएगा, और इसके लिए पूरा जो है योजना, सभी चीज़ जो बजट जो है वो सभी पहले से तैयार की जा चुकी है। और SSLV जो होता है एक तरह से ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये इसमें 500 किलोमीटर जो है इसकी स्पीड होती है, और उसी स्पीड से ये 500 किलोग्राम तक का जो लॉन्च पैड है या फिर जिसको सैटेलाइट है वो उसको लॉन्च करने में सक्षम है। ठीक है, SLV। तो इसमें लागत कम रहती है और समय जो है कम लगता है, और साथ साथ जो है ये लॉन्च ऑन डिमांड को बेस लगा मान करके ये सेंटर बनाया जा रहा है। और इससे फ़ायदा जो है एक चीज़ को और मिलेगा कि जो विदेशी सैटेलाइट हैं, जो स्मॉल सैटेलाइट है विदेशी, उनको भी इस सेंटर से जो है छोड़ा जाएगा। तो ये एक तरह से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये स्पेस पोर्ट के नाम से एक छोटा अंतरिक्ष विनिर्माण पार्क भी बनाएगा। तो यहाँ पर जो है अंतरिक्ष पार्क भी बनेगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हाल ही में 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये दिल्ली में आयोजित किया गया, और भारत इस समय जो है इसकी मेज़बानी की है। भारत में ही आयोजित किया गया था। तो 11 से 13 अक्टूबर के बीच में ये इस समय हो रहा है, और इसमें जो मेन जो मुद्दा है, सम्मेलन का जो विषय है, वह है प्रतिस्पर्धा, कानून और नीति में नए मुद्दे। ठीक है, तो इसमें ब्रिक्स की जो कंट्रीज़ हैं, ब्रिक्स कंट्रीज़ के अलावा जो भी नॉन ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं वो भी पार्टिसिपेट किया तो कर रही हैं, और 600 से अधिक जो है वो प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ना, 600 से अधिक। CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं, जिनका नाम है रवनीत कौर, भारत में आयोजित होने वाला, उन्होंने बताया कि महत्वपूर्ण आयोजन है ये, और इसका उद्देश्य जो है ये ब्रिक्स देशों को में प्रतिस्पर्धा लागू करने के लिए उभरते मुद्दे, जो भी चुनौतियां हैं उन पर चर्चा करना है, और साथ साथ किस तरीके से अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत बनाया जा सके, इस पर बात कर रही हैं। तो 11, 12 और 13 3 दिन में ये सम्मेलन चल रहा है दिल्ली में, 8वां संस्करण है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। इसरो द्वारा हाल ही में गगनयान मिशन का पहला परीक्षण कब किया जाएगा?
गगनयान मिशन जो है ये इसका पहला परीक्षण, ये पहला मानव युक्त मिशन है। तो इसमें मानव भेजा जाएगा, पर्सन कोई ना कोई जाएंगे इसके साथ। तो ये मानव युक्त मिशन के लिए पहला परीक्षण भी किया जा रहा है 21 अक्टूबर को। और 21 अक्टूबर को परीक्षण किया जा रहा है, लेकिन ये जो है 2024 में ही पूरी तरह से इसको कंप्लीट करके छोड़ा जाएगा। और इसमें पहली उड़ान 21 अक्टूबर को ये एक ट्रायल बेस पे चलाया जाएगा। और इसमें क्रू मॉडल या वाहन के उस हिस्से का परीक्षण किया जाएगा जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो है जाएंगे, उनको रखा जाएगा जिसमें। तो उस जगह का वो क्रू मॉड्यूल जो है वो वहाँ उसका परीक्षण किया जाएगा। और किस तरीके से ये पृथ्वी पर वापस लाएगा आना है, और किस तरीके से ये बंगाल की खाड़ी में टचडाउन के बाद पुनर्प्राप्त किस्ती से किया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों का इसका परीक्षण 21 अक्टूबर को किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है कि एक टेस्ट व्हीकल एबॉर्ट मिशन नामक एक परीक्षण से पहले इसमें मॉड्यूल अंतरिक्ष में तैनात किए गए मॉड्यूल के समान होगा और बिना दबाव वाला ये होगा। इसमें क्रू एस्केप सिस्टम भी होगा। कि क्रू एस्केप सिस्टम का मतलब है, अगर मान लीजिए कोई मतलब दिक्कत लग रही है और कहीं पे कोई घटना होने की संभावना है, तो ऐसे में क्रू जो है वहाँ के इसमें जो अंतरिक्ष यात्री है उनको किस तरीके से वो बाहर आ सकें। इसके बाद हम लोग आज यहीं पर करंट अफेयर्स 11 और 12 की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी उनके एमसीक्यूज़ को हमने डिस्कस किया। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। जीएस तैयारी प्लेटफॉर्म के लिए आप लोगों ने सब्सक्राइब किया उसके लिए धन्यवाद। और जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है वो जीएस तैयारी जो यूट्यूब चैनल है हमारा, इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि नया वीडियो जब अपलोड हो तो उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। गूगल प्ले स्टोर पर आप जाकर के हमारा जो ऐप है जीएस तैयारी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स किसी भी एग्ज़ाम के एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, वो सभी जो है उसमें मिल जाएगा। डेली करंट अफेयर्स उसमें मिल जाएंगी। ठीक है, उसके साथ साथ कोर्सेज़ हैं, उन कोर्सेज़ को इस समय क्लासेस चल रही हैं तो आप उस कोर्सेज़ ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें लाइव क्लास, पेड क्लास होती है, तो लाइव क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उनकी जो फीस है वो उसी पे ऐप पे दे रखी है, उसके थ्रू आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। जीएस तैयारी जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आप विज़िट कर सकते हैं, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वहाँ से आपको करंट अफेयर्स की न्यूज़ मिलती रहेगी। जितने भी अपडेट्स हैं वो वहाँ पर आपको डेली जो है वो मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट डे की करंट अफेयर्स के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।